नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में राज्य सरकार के सचिवालय नबान्नों को घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस दौरान बीजेपी का प्रदर्शन उग्र भी हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी देखने को मिली। बीजेपी ममता सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ममता सरकार घिर गई है? आवाज अड्डा में आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सड़कों पर जमकर बवाल मचा। बीजेपी ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कोलकाता में सचिवालय नबान्नों को घेरने के लिए मार्च निकाला था। पुलिस ने बीजेपी को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने नबान्नों पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की थी। देखते देखते बीजेपी का प्रदर्शन उग्र हो गया। पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले छोड़े गए और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने शुवेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी और सुकांत मजूमदार समेत कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। बीजेपी ने ममता सरकार के एक्शन को तानाशाही करार दिया। ममता जी का साथ आदमी नहीं है, बंगाल का जनता नहीं है, इसलिए जैसे नॉर्थ कोरिया में करता है तानाशाही, इस तरीके से बंगाल में भी तानाशाही कर रहा है। इस तरीके से जैसे अपोजिशन को रोका जाए। शुवेंदु अधिकारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी ममता सरकार पर हमला बोला। पूरा स्टेट में कोल काऊ से लेकर सैंड से लेकर स्टोन से लेकर पूरा जितना करप्शन के खिलाफ है, ये करप्शन के खिलाफ मोर्चा निकालना का तो हम लोग का यही है। हालांकि टीएमसी ने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा दिया। टीएमसी ने ट्वीट किया कि चश्मदीदों का कहना है कि लाठी और बीजेपी का झंडा लिए लोगों ने पथराव किया और पुलिस की गाड़ी में आग लगाई। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शुवेंदु अधिकारी जी, आपके कार्यकर्ताओं के पास लाठी क्यों थी? क्या पुलिस की गाड़ी को आग लगाना प्रदर्शन कहलाता है? वैसे तो बीजेपी टीएमसी पर विधानसभा चुनाव के पहले से ही कट मनी को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है, लेकिन हाल ही में शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी को जेल जाना पड़ा। पार्थ के नजदीकी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने करोड़ों रुपए का कैश जब्त किया। इसके अलावा टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल भी पशु तस्करी के आरोप में जेल में हैं। सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों पर ममता सरकार घिरती दिख रही है? क्या बीजेपी विरोध प्रदर्शन के जरिए ममता सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है? और क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? जिस तरह दोनों पार्टियों के बीच तल्खी देखने को मिल रही है, उसे देखकर लगता है कि 2024 के चुनाव तक सड़कों पर इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। तो आज आवाज अड्डा में इसी पर विस्तार से चर्चा होगी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर, टीएमसी की प्रवक्ता जूही बिस्वास, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार सुमन भट्टाचार्य और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सिकदर साहब हम आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज ये आपका सरकार के विरोध में मोर्चा था और ये मोर्चा एक समय तक तो शांतिपूर्वक था, लेकिन उसके बाद इसमें हिंसा हुई, पुलिस की गाड़ी में आग लगी, आपके कार्यकर्ताओं पर लाठी चली। आप क्या कहेंगे, इसमें गलती किसकी है? क्योंकि आप टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप हिंसा पे उतरे और आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आप पर पुलिस की लाठियां चली। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, आज ये जो बीजेपी का हमारा आंदोलन था नवान्न चलो, ये आंदोलन एक जन आंदोलन में मोड़ ले लिया था। जो साधारण बंगाल के बासिंदा है, कलकत्ता का बासिंदा है, वो आज इस पे जुड़ गए थे। दूसरी बात है, जहां तक ये आंदोलन में हिंसा पुलिस ने शुरू किया था। अब पुलिस जो है, हमारा आंदोलन किसके खिलाफ था? ये जो चोरों का सरकार चल रहा है, उसका जो मुखिया है, हमारा जो ये आंदोलन था उसके खिलाफ था।
और दुर्भाग्यवशत वही बंगाल का होम मिनिस्टर भी है, पुलिस उन्हीं के अंडर रिपोर्ट करते हैं। तो ये नेचुरल है कि हमारा जो परमिशन हमने मांगा था वो परमिशन डिनाई किया गया। उसके बाद जैसे ही जब पूरा प्रोग्राम चालू भी नहीं हुआ था, रैली चालू भी नहीं हुआ था, तो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी को अरेस्ट कर लिया गया, हमारे सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद से जो पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ आज हमारे कार्यकर्ता के ऊपर लाठी चार्ज किए, हमारे महिला कार्यकर्ता को पुरुष पुलिस से पीटा गया है, उसको फिजिकली उसको असॉल्ट किया गया है, हमारा सैकड़ों कार्यकर्ता आज हॉस्पिटल में एडमिट है और न जाने अभी और कितना ये संख्या बढ़ेगा। तो ये मेन मुद्दा ये है, आज आम आदमी जब हमारे बीजेपी के इस रैली के साथ जुड़ गए, ये देख के टीएमसी डर गए और जितने टाइम बढ़ता रहा उतने हमारा संख्या बढ़ते रहे और पुलिस उतना हमारे ऊपर अटैक करते रहे। जी, तो जूही जी, क्या ये जो प्रतिक्रिया रही पुलिस की, ये डर घबराहट थी सरकार में कि ये जो आंदोलन है ये और जोर ना पकड़े? पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, आज का जो ये बीजेपी का जो ये रैली था, ये इनका बोलने इनका आंदोलन था, बट कोई एंगल से ये आंदोलन नहीं लगा आज का। पहली बात तो ये अपने भी समय और अपना बीजेपी ने अपना समय अपना पैसा गंवाया है, ये कोई आंदोलन नहीं था। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ना, ये 1200 रुपया दे के लोगों को भीड़ जुटाने का, इकट्ठे करने का एक प्रयास था। 1200-1800 रुपया दे के लोगों को बंगाल के कोने कोने से लेके आने की कोशिश हुआ। आज जो यहाँ पर जो नवान्न घेराव जो कर्मसूची इनके थे, इसमें पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवान्न जो सचिवालय है, ये हमेशा यहाँ पर 144 धारा लागू रहते हैं, तो इनको भी पता था कि पुलिस यहाँ पर जाने नहीं देगा। अगर ये आंदोलन करते तो ये 144 धारा जो यहाँ पर लागू है वहां पर क्यों करते, शांतिपूर्वक करते। हम तो चाहते हैं कि लोकतंत्र में जो विरोधी है उनका भी अच्छा से पकड़ होना चाहिए। हम तो बोल रहे आंदोलन करना है तो ममता दीदी से सीखिए कैसे आंदोलन किया जाता है। तो फिर आपने परमिशन क्यों नहीं दी इनको? आपने इन्हें परमिशन क्यों नहीं दी? एक मिनट हमको बोलने का मौका दीजिए। नहीं, मैं आप ही बोल रही मैम, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि परमिशन मांगी थी वो नहीं मिली। कैसे परमिशन देंगे जिस जगह में 144 धारा लागू है, उसमें कैसे परमिशन देंगे पुलिस? अगर ये बोलते कि हम दूसरे किसी जगह में करेंगे तो कर सकते थे, जहाँ पर 144 धारा लागू होते हैं वहां पर कैसे पुलिस परमिशन मिलेगा? दूसरी बात तो मैं बोलना चाहूंगी, इनके जो नेता है, जो अपोजिशन लीडर है और इनका जो महिला मोर्चा का नेत्री है लौकिक चैटर्जी और शुभेंदु अधिकारी जी, ये लोगों को देख के लग रहा था कि ये लोग बैठे थे कब जाके हमको पुलिस जाके हिरासत में लेंगे। इनको देख के कहीं भी नहीं लगा कि ये कोई आंदोलन के लिए आए हैं, खुद अपने पैर में चल के जाके प्रिजन में चढ़ गए हैं। तो ये कौन सा लीडर है, कौन सा प्रयास है आंदोलन का? अगर इनको आंदोलन करना है तो रास्ते में बैठ के कर सकते थे, शांतिपूर्वक कर सकते थे। पुलिस वैन में आग लगा के, लोगों के ऊपर पत्थरबाजी करके, अब लोगों को नुकसान पहुंचा के इतना बिजनेस बंद कर दिया। पूजा के टाइम है, सारे दुकान बंद है, बिजनेसमैन का इतना लॉस है, छात्रों जो परीक्षा हॉल में टाइम पे नहीं पहुंच पाए, एम्बुलेंस रोगी को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं कर पाए, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आंदोलन होते हैं? आंदोलन तो गांधी मूर्ति के नीचे किया जाता है, आंदोलन तो शांतिपूर्वक कोई भी रास्ते में बैठ के किया जाता है। ये जो था इन लोगों का बदतमीजी था आज, जो इन लोगों ने करने का कोशिश किया है। मैं तो किसी एंगल से इसको आंदोलन नहीं बताऊंगी, मैं बोलती हूँ ये बीजेपी का फ्लॉप शो है। ठीक है हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये बात उस पार्टी की तरफ से आ रही है जिसके ऊपर अभी आप चाहे चुनाव ले लीजिए या दूसरी तरफ ले लीजिए और हिंसात्मक राजनीति के खूब सारे आरोप लगे। अब जूही जी कह रही हैं कि इनका आंदोलन जो था हिंसक था, किसी प्रकार से आंदोलन नहीं था, वो चाहते तो शांतिपूर्वक कर सकते थे, उन्होंने इंस्टिगेट किया कि उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और फिर फाइनली उन्होंने गाड़ी में आग लगाई, जो भी तमाम चीजें। देखिए विपिन जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अगर कोई ये कहे कि जहां विधानसभा और सचिवालय है वहां प्रदर्शन करना इसलिए ठीक नहीं होगा कि वहां धारा 144 लगी होती है, मतलब ये बड़ा आश्चर्यजनक है। लोकतंत्र में जो थोड़ी सी भी समझ रखता है, हम लोग इतनी खबरें सुनते हैं, इतना कुछ सुनते हैं, उसके बावजूद हर बार संसद सत्र के समय हम लोग प्रदर्शन भी देखते हैं, विरोध भी देखते हैं
और ये बड़ी सामान्य सी बात है कि जो विपक्ष में होता है वो वहीं तो प्रदर्शन करेगा ना जहां सत्ता प्रतिष्ठान होंगे। लेकिन आज के इस आंदोलन को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चालू किया है, विपिन जी को समझाइए, ये लगता है कि ये समझ नहीं पा रहे कहाँ जूही जी बोलने दीजिए, आपकी बात शांतिपूर्वक सुनी गई, उन्हें बोलने दीजिए। देखिए है क्या ना कि इनको लोकतंत्र की चीजों का भी ज्ञान नहीं है और टीवी डिबेट में कैसे बात करते हैं उसका भी कम ज्ञान है लग रहा है, क्योंकि हम इनके बीच में नहीं बोले, क्यों बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। ये अभद्रता होती है, ये अच्छा नहीं होता है। जब आज का जो आंदोलन हमने देखा, इसको आप जरा ध्यान से देखिए। और जब 2021 में चुनाव हुए थे और पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत से ममता बनर्जी की सरकार आई थी, उसके बाद देश भर के राजनीतिक विश्लेषकों ने भारतीय जनता पार्टी में मची भगदड़ के बाद यह कह दिया था कि देखिए अब न उनके विधायक बचेंगे न सांसद बचेंगे, पार्टी बड़ी मुश्किल से चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी को खारिज कर। कई विश्लेषकों ने तो यहां तक कहा, जो तथाकथित निष्पक्ष विश्लेषक खुद को कहते हैं, हालांकि मेरा यह मानना है कि निष्पक्ष नहीं होता, कोई सच के साथ होगा या कोई उसका अपना सच होगा उसके साथ होगा, निष्पक्ष फ्रॉड है इस देश में जो कहा जाता है कि हम निष्पक्ष हैं। अब वो कहते थे कि नहीं नहीं, ममता जी जो कर रही हैं, चाहे वो घर बार छोड़कर भागना पड़ा हो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, अभी के जो उपराष्ट्रपति हैं तब राज्यपाल थे असम के, धुबरी जाना पड़ा था उनको, तो कुल मिलाकर माहौल ये था कि हिंसा, घर बार लूट लेना, अत्याचार, इसके बाद अब कोई पार्टी राजनीति कर नहीं पाएगी तृणमूल कांग्रेस और उसकी गुंडागर्दी के सामने, बर्बरता के सामने। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पहले ही शून्य हो चुके हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन आज जो ये विधानसभा कहें कि चुनावों के बाद से लेकर अभी तक की जो एक नैरेटिव थी, और ये जो आज का ये जो प्रदर्शन है, ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में ठीक उसी तरह से जैसे ममता बनर्जी ने कम्युनिस्ट तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी थी, वैसी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिख रही है। और जिस तरह से राज्य के अलग अलग हिस्सों से, मैंने वो वीडियोस देखे, वो रिपोर्ट्स देखी हैं, नेशनल मीडिया में उसकी चर्चा उस तरह से नहीं हुई, जो है ये स्वतः स्फूर्त दिखता है। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ कार्यकर्ता इतना कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब बंगाल के लोग इस सरकार की तानाशाही से ऊब रहे हैं, कांग्रेस और कम्युनिस्ट कोई विकल्प उनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि नेशनल लेवल पर वो खड़े हो जाते हैं, ये वो दिख रहा है सड़कों पर। और शायद इसीलिए पुलिस ज्यादा सख्त थी, ज्यादा बर्बरता दिखा रही थी, जो आंसू गैस के गोले हो या पानी की बौछारें हो, ये तो आंदोलन करने वाले को मान के चलना चाहिए कि ये होगा। मुझे ये बात ज्यादा दिखती। ठीक है सुमन जी, इस समय ममता बनर्जी सरकार की अगर हम पोजीशन देखें तो प्रचंड बहुमत की सरकार, जैसा अभी हर्ष जी कह रहे थे वो बात तो सही है, लेकिन जैसे एक के बाद एक, चाहे वो पार्थ मुखर्जी हो, चाहे वो अणुव्रत चटर्जी हो, या फिर उसके बाद मलय साहब हो, घटक साहब हो, तो बैक टू बैक जो ये भ्रष्टाचार के आरोप, फिर सीबीआई की रेड में इतना कुछ सामने आना, क्या सरकार थोड़ा बैकफुट पर है, इस समय प्रेशर में है और वो रिएक्शन आ रही है? देखिए कोई भी घोटाला आता है सामने, घोटाला का एलिगेशन आता है, तो अब तो थोड़ा सा कोई भी गवर्नमेंट थोड़ा सा पीछे रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी इतने सारे पार्टी को टारगेट किया है, जो बंगाल के लोग आज इतना सीबीआई और ईडी से कुछ खास मायने नहीं रख सकते, क्योंकि इतने इशू में सीबीआई और ईडी टोटल इंडिया में जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, उसके बाद मेरे ख्याल से बंगाल के आदमी, बंगाल के जो वोटर है, वो सीबीआई ईडी से उतना कुछ उम्मीद नहीं रख सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जैसे सिर्फ सीबीआई ईडी नहीं, बंगाल में बहुत सारे केस में एनआईए भी लगाया गया है। जैसे एक छोटा सा मुद्दा था, जब बीजेपी में अर्जुन सिंह, जो बीजेपी का एक एमपी था, उसपे घर पे एक बॉम्ब गिरा था, उसपे भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन उससे कुछ खास सामने नहीं आया। मेरे ख्याल से आज का जो बीजेपी का शो था, जितना हल्ला मचाया गया था, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सौरभ शिकदार है, वो शायद जवाब देंगे, लेकिन जितना हल्ला मचाया गया था उससे बाद में आज शाम को उतना बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी फिर से एक जो आउटसाइडर पार्टी यही बंगाल में ऐसे ही उभार के सामने आए हैं।
जी, तो प्रेम कुमार जी, लेकिन अगर जो हमने पार्थ चटर्जी साहब का मामला देखा, जिस तरीके से करोड़ों रुपए पकड़े गए, इतना सब कुछ पकड़ा गया, तो अब हम वहां पे कैसे गए? ये सरकार पे हमेशा आरोप लग जाता है ईडी सीबीआई वाला, लेकिन निकला ना सीबीआई की जांच में। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने बेवजह में जांच मारी, जबरदस्ती फंसा दिया, चाहे वो अनुव्रत मंडल हो, चाहे वो पार्थ चटर्जी हो, मामले निकले तभी जेल में है। जी बिल्कुल, आप जो सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, ये इस पर पहले से भी चर्चा होती रही है। और बात ये है कि भ्रष्टाचार पर एक्शन जो होता है, खास करके केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियों की ओर से, वो सिलेक्टिव ढंग से होता है। ये एक मैं मानता हूं, सिलेक्टिव ढंग वाली बात भी मान लेता हूं आपकी, तो भी ये तो नहीं हो सकता ना कि वो सिलेक्टिव होता है तो जो चोर निकले आप उसको भी चोर न कहें। वो तो कानून छोड़ेगा नहीं उसको, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, कानून सजा भी देगा। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, के बेटे के बारे में क्या हुआ था? सब लोग, सारे मीडिया बोले थे कि शाहरुख खान का बेटा इंटरनेशनल ड्रग पेडलर है, और सारे मीडिया चलाया था। उसके बाद क्या निकला? सो हाउ कैन यू क्या पार्थ चटर्जी के केस को शाहरुख खान के बेटे के केस से सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं सुमन सर? हर्षवर्धन जी, आप मेरे को एक बात बता दीजिए, ईडी इतना नहीं, हर्षवर्धन जी तो बोले नहीं है सर। ये पूर्वा देखिए, ये जो पूर्वाग्रह है ना, हर्षवर्धन जी तो चुप बैठे, वो बोले ही नहीं है, मैं बोला हूं। सुमन जी हर्षवर्धन जी बोले नहीं। चलिए प्रेम साहब आता हूं, सुमन जी आऊंगा आपके पास। प्रेम जी, पार्टी प्रवक्ताओं का तो समझ में आता है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, चूंकि इस देश में चुनाव लड़ने का एक तरीका भी बदल गया है। आप इस बात को थोड़ा गौर से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो मामला कर्नाटक में पैदा होता है, जब गुजरात में चुनाव होने वाले होते हैं तो मामले पश्चिम बंगाल में पैदा होते हैं। एक ऐसा मॉड्यूल डेवलप हो रहा है इलेक्शन लड़ने का, जिससे कि एक परसेप्शन की लड़ाई क्रिएट की जाती है। आज केंद्र सरकार पूरे देश में, बीजेपी जो जिसका नेतृत्व कर रही है, पूरे देश में ये परसेप्शन देने का प्रयास कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को छोड़कर बाकी कोई भी पार्टी ईमानदार नहीं है। दिल्ली की सरकार बेईमान है, पश्चिम बंगाल की सरकार बेईमान है, राजस्थान की सरकार बेईमान है, या छत्तीसगढ़ की सरकार बेईमान है, लेकिन बाकी सारी सरकार, इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार भी बेईमान थी। ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही, टाइमिंग देखिए ना, कल से नहीं आप ठीक है। मैं देखिए, अब इसमें यही, इसीलिए मैं कह रहा हूं, चलिए मैं आपकी बात भी मानूं, लेकिन प्रेम साहब, जब सबूत मिल रहे हैं, जब सब कुछ हो रहा है, जब पैसा निकल रहा है, 50-50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, वो भी कैश में पकड़ा जा रहा है, घर मिल रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां मिल रही है, लाखों के मोबाइल मिल रहे हैं, फिर परसेप्शन कहां से आ गया? इस जो मिल रहे हैं उस पर ममता बनर्जी जी ने क्या समर्थन किया, उनकी सरकार ने क्या साथ दिया, उनके स्टेटमेंट भी, उनकी तटस्थता भी है। यह उनको मिलना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर साथ में बात उठेगी भाई, यही शुभेंदु अधिकारी, यही दूसरे तमाम नेता जो बीजेपी में चले जाते तो उनके यहाँ कुछ नहीं मिलता है, जांच खोजा भी नहीं। उसके लिए सवाल अलग से पूछा जाएगा, उसके लिए सवाल अलग से पूछा जाएगा, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि आप जहां मिल रहा है उसके लिए आप सिर्फ ये कह दें कि नहीं उनके यहाँ पहले पढ़वाइए फिर हमें बोलिए। ये जो चीज है ये थोड़ी ठीक नहीं है। केस, विपिन जी, केस टू केस बात करते समय हम इस बात को भूल जाते हैं, एक तस्वीर रखते हैं और बोलते हैं कि सिर्फ। चलिए सौरभ सिकदर साहब, सरकार पे बार बार सिलेक्टिव होने का आरोप लगता है, बार बार विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि आप अपने लोगों का तो कुछ नहीं करते, लेकिन बाकी जगह सिलेक्टिवली आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। 1 मिनट में जवाब ले रहा हूं सर। मैं सौरभ जी के लिए एक क्वेश्चन और अभी 1 मिनट सर, आ रहा आप पहले जवाब दे दो, फिर आप ऐड कीजिएगा सुमन जी कीजिएगा। सौरभ सिकदर सौरभ जी बंगाल से है, इसलिए मैं क्वेश्चन, हाँ कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा सौरभ जी। 2021 देखिए, अरे रुकिए सर, अभी रुकिए, मेरे सवाल का तो जवाब दे दें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात है कि ईडी या सीबीआई क्या कर रहे हैं, ये बीजेपी का प्रवक्ता के नाते तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे एक नागरिक होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपको लगता है कि ईडी या सीबीआई पार्शियल है या कोई पॉलिटिकल पार्टी के कहने से चल रहा है,
तो इसके लिए देश का कोर्ट है, आप वहां क्यों नहीं जाते हो? वहां क्यों नहीं जाके बोलते हो कि भाई ईडी और सीबीआई जो है, ये जितने बार टीएमसी ने कोशिश किया थप्पड़ खा के आ गया वापस। हमारे टीएमसी के जो युवराज है अभिषेक बनर्जी, ये रोज कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी और कोई कोर्ट में दौड़ते रहते हैं कि भैया हम हमारे साली को मत बुलाओ, हमारा बीवी को मत बुलाओ, हमें दिल्ली मत बुलाओ, हमें कलकत्ता मत बुलाओ। अगर आपके कोई दाग नहीं है, अगर आप में अंदर से क्लियर है, तो क्या दिक्कत है फेस करने के लिए इंक्वायरी? जाइए ना, जाके डांट के फेस कीजिए और उसका जो है, जो नियम से उसका सामना कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो सीबीआई के इंक्वायरी सीना तान के उसने अटेंड किया था देश में, तब कांग्रेस का सरकार था। तो अगर आप में कोई घोट नहीं है तो इंक्वायरी फेस करने में क्या दिक्कत होता है? कीजिए ना। और अगर लगता है कि एजेंसी गलत कर रहे हैं तो उसके लिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाइए वहां पे, जाके बोलिए कि एजेंसी को आप रद्द कर दीजिए। ठीक है जूही जी, हाथ उठा रही हैं आप। जी, मैं पहले हमारी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर बैठे त्रिपाठी जी, उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अभी उन्होंने बोला कि जहाँ पे 144 धारा है वहां पर आप मोर्चा निकाल सकते हैं, वहां पर आप जाके जो भी है आपका रैली कर सकते हैं। एक मिनट जूही जी, उस पर हम ना जाएं तो बेहतर है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात अब भ्रष्टाचार, देखिए टॉपिक आज का, विपिन जी, अच्छा ठीक है, ज्यादा समय मत लीजिएगा, फिर नहीं तो टॉपिक डाइवर्ट होता है। जूही मैडम, टॉपिक डाइवर्ट होता है। हमारे संसद भवन में हमारे बीजेपी के हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे जो सारे नेता हैं, सब मिलके क्यों ऑपोजिशन का बोलना बंद, क्यों वहां पर रैली करना, वहां पर प्रदर्शन करना क्यों बंद कर दिया? ये पहला क्वेश्चन है। देश के संसद भवन में तो शांतिपूर्वक पहले हम लोग प्रदर्शन कर सकते थे, ऑपोजिशन वाले, अभी नहीं कर सकते, तो इसका क्या कारण है, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। दूसरी बात, सौरभ जी पे आती हूँ, ये आपने खुद की बात को आपको जी, मैं जवाब दे दूं। मैं अपनी बात बोल लूं, आप आपके टाइम पे बोलिएगा, मैं अपनी बात नहीं जूही जी, अच्छा जूही जी, होगा क्या मैं सुनिए एक मिनट सुनिए। अब आप अभी ये सवाल छोड़ेंगी, फिर वो अपने टाइम पे बोलेंगे, तो फिर ना हमारी बहस कहीं और चली जाएगी। मैं 20 सेकंड के लिए हर्षवर्धन त्रिपाठी 20 सेकंड्स मैम, 20 सेकंड्स, वरना फिर कहीं और चले जाएंगे हम जी। सिर्फ 20 सेकंड में मैंने ये नहीं कहा कि जहां धारा 144 लगा है वहां प्रदर्शन। मैंने कहा जहां सत्ता प्रतिष्ठान होगा वहीं प्रदर्शन होगा। और चूंकि जूही जी अभी लगता है नई प्रवक्ता बनी है, इनको ममता बनर्जी के बारे में ही पढ़ना चाहिए। 1993 में युवक कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर राइटर्स बिल्डिंग के पास लगी थी धारा 144, प्रदर्शन किया था, गोलियां चल गई थी। उसके बाद क्या कुछ हुआ था, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, उसको पता करिएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ज्योति बसु ने किया वही काम आज ममता बनर्जी कर रही हैं। जो युवक कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर और बाद में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर वो झेलती रही मुख्यमंत्री बनने से पहले, आज वही वो विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ कर रही। ठीक है जूही जी, आगे। मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं, मैं प्रवक्ता हूँ लास्ट 3 साल से। आपसे नया प्रवक्ता नहीं हूँ, 2021 से पहले भी मैं प्रवक्ता थी, जब इलेक्शन चुनाव हुआ था बंगाल असेंबली, उससे पहले भी थी। और दूसरी बात तो आ गया ममता बनर्जी, जदयू बसु, ये सब कंपेयर करना। बीजेपी का कोई एक चेहरा बंगाल में बताइए जो ममता बनर्जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। 3 चेहरे हैं, दिलीप घोष जी है, सुकांत मजूमदार है, और अभी जो हमारा जो शुभेंदु अधिकारी जी है। तो 3 चेहरा में आपस में बनता नहीं है, रोज एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, ट्विटर में फिर नोटिस भेजा जाता है सेंट्रल से कि आप। ठीक है जूही जी, भ्रष्टाचार पे आते हैं वापस, क्योंकि मुद्दा आज का वो है भ्रष्टाचार वाली। मैं सौरभ जी का बात बोल रही हूँ। सौरभ जी कब ऐसा हुआ कि अभिषेक बनर्जी के पास ईडी का नोटिस गया, उनके पत्नी के पास नोटिस गया और वो फेस नहीं किया? हर एक ईडी का नोटिस, सीबीआई का नोटिस, और खुद जाके ईडी ऑफिस में जाके वहां पर फेस किया है। दिल्ली क्यों भेजना है आपको? दिल्ली अगर कलकत्ता में दीदी, हर नोटिस मिलने के बाद वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं कि उसको पेश ना होना पड़े। क्या आप इस बात को नकार सकते हैं? ईडी को आप आपके टाइम में बोलेगा, आपको बोलने का मौका दीजिए। वो बोला है कि हम कलकत्ता ऑफिस में जाएंगे ईडी का। छोटे बच्चे हैं, उनके पत्नी के उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे
जूही जी, ये बातें हमेशा लगी रहेंगी। कोई किसी को बुलाएगा और कहानियां छपती हैं, किसी ने किसी को कमरे के बाहर 3 घंटे बिठा के रखा, ये रखा। लेकिन मुद्दे पे आइए, मैं भ्रष्टाचार की बात करता हूं। भ्रष्टाचार के मामले में क्या है सरकार का स्टैंड, क्योंकि बैक टू बैक आपके मंत्री उसमें घिर रहे हैं और उसी को लेकर अगर बीजेपी मुखर हो रही है तो वो कोई भी विपक्षी पार्टी करेगी। जी, मैं आपसे पहले बात कहना चाहूंगी कि पार्थ चटर्जी के खिलाफ दल ने कार्रवाई की है, उनको दल से निकाला गया है। दूसरी बात, अनुव्रत मंडल का जो अभी चल रहा है केस, उसमें हम लोग, और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अगर वो भी साबित हो जाएगा तो भी हम लोग दल निकाल देगा। तो ये हमारे जो अनुव्रत मंडल, अब मुझे आप बताइएगा, लेकिन जो खबरें बंगाल से आती है कि जज को धमकी जा रही है, अनुव्रत मंडल को छोड़ दीजिए नहीं तो परिवार को फंसा देंगे, ऐसी बातों में कितना दम है? जी, मेरा सुना नहीं आपने? मैं कह रहा हूं कि अनुव्रत मंडल साहब का आप नाम ले रही हैं, वहां पे खबरें आपके बंगाल से ही निकल कर आती है कि जो जज उनका केस सुन रहे हैं उनको बार बार धमकियां मिल रही है। खुद जज ने शिकायत की है, कहा है कि उनके परिवार के साथ गलत हो जाएगा। जज को जिनको चिट्ठी मिला है वो बीजेपी के साथ उनका फोटो है, तेजस्वी सूर्या के साथ उनका फोटो है। तो जो लड़का जिसने जज को चिट्ठी भेजी है धमकी वाली, तो उनका फोटो बीजेपी के लीडर के साथ सारे सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। आपको पता नहीं है? वो तो बीजेपी के खुद का अपना कार्यकर्ता है या क्या है, हमको पता नहीं है, बट उनका फोटो मिला है। दूसरी बात तो ये है, हमारे पार्टी हमेशा जो करप्शन है हम लोग 0 टॉलरेंस उसमें दिखाते हैं। अगर कोई भी करप्शन केस में गिल्टी पाया जाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। लेकिन आप मेरा एक छोटा सा सवाल दीजिए, सवाल का जवाब कर दीजिए। कम से कम बीजेपी के कितने लीडर को आज तक निकाला गया है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप है? जैसे नारायण राणे है, हार्दिक पटेल है, रेड्डी ब्रदर्स है, येदियुरप्पा है, आज शुभेंदु अधिकारी जी है जो खुद शारदा नरेगा केस में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने कितने बार ईडी और सीबीआई को उनके घर में जांच के लिए बुलाया है? या अपने राज्य में, ये बंगाल, ये दिल्ली, ये राजस्थान, ये सब छोड़ के बीजेपी वाले स्टेट में कितने बार भेजा गया है? मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो जवाब भी ले लेंगे, कोई गुरेज नहीं है। बहुत बार ये सवाल उठता है, बीजेपी वाले इसका जो जवाब देना होता है वो देते हैं। लेकिन जूही जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस तरह का मामला नहीं है ना कि आप पहले ये करके दिखाओ तब हम ये करके दिखाएंगे। अगर कोई चीज करप्ट है तो करप्ट है और नहीं है तो नहीं है, फिर ठीक है, उनका जो होगा। और देखिए, कोई भी चीज शाश्वत तो नहीं है ना। बीजेपी अभी तो पावर में है, पिछले 60-70 साल से तो नहीं थी पावर में, अभी है ना पावर में। पिछले 2 टर्म से दूसरा टर्म भी अब पूरा होगा। तो ये तो लोकतंत्र के अंदर हमेशा चलेगा, कभी कोई सत्तासीन होगा कभी नहीं होगा। ममता बनर्जी, अगर आप ही की पार्टी की हम बात करें, उन्होंने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके वो शासन में है ना। तो ये तो होगा मैम, ये तो होगा। लेकिन इसको हम ये कहें कि पहले ये करो तो फिर हम ये बताएंगे उनका क्या इनका क्या, इन बातों का ज्यादा मतलब नहीं होता। हर कोई स्ट्रगल करके आता है। जी ठीक है, हम आते हैं उस पे मैम, आते हैं उस पे। मैं आते हैं प्रेम कुमार जी, थोड़ा सा इसको आगे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। प्रेम कुमार जी, मुझे बताइए कि जो कुछ भी अभी बंगाल में हो रहा है, चाहे पार्थ चटर्जी का मामला हो, चाहे अनुव्रत मंडल का मामला हो, चाहे दूसरे नेताओं का मामला हो, क्या इन सबसे इंपैक्ट पड़ेगा ममता बनर्जी की इमेज पर, उनकी पार्टी की इमेज पर? देखिए, मेरा ये मानना है विपिन जी कि ममता बनर्जी जिस तरीके से हेड ऑन कर रही थी विधानसभा चुनाव के वक्त, उसके बाद से उनका जो एटीट्यूड बदला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान, फिर संघ के लिए जो अनुकूल भाषा उन्होंने कही, ये एक पहलू ध्यान में रखिए। और दूसरा पहलू एक और, जैसे आम आदमी पार्टी को गुजरात में बढ़ावा देने की कोशिश करना, और इस तरीके से एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा भी चल रही है, तो उस यात्रा का भी एक खौफ है सत्ताधारी पार्टी पर, तो वो हेडलाइंस में ना बन जाए, इसलिए वो उन पार्टियों के साथ इनकी धींगा मुश्ती चल रही है। ये मैं कहूंगा, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी से लड़ करके भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लड़ती हुई दिख करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है, और यहाँ भी जो लड़ाई वो लड़ती हुई दिख रही है बीजेपी, और ये धींगा मुश्ती है, सीरियस लड़ाई कतई नहीं है, हेडलाइंस बटोरने की लड़ाई है। असल में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अपने इन ओपोनेंट्स का, जो उनके तारीफ में भी बोलने को तत्पर रहती है, उसके साथ खड़ी हुई दिख रही है। जी हर्षवर्धन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो इस समय इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर
कि एक तरफ बात हो रही है विपक्षी सत्ता की, नीतीश कुमार साहब बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ अगर आप देखें हाल फिलहाल में आज अरविंद केजरीवाल ही बोले कांग्रेस तो खत्म है, कांग्रेस तो साफ है। ममता बनर्जी का लगातार कोशिश हमको दिख रही है पिछले 1-2 साल के अंदर कि वो कांग्रेस को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। उनको लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस हटाओ, हमें बात करो या मेरी बात करो। तो ये विपक्षी एकता के अंदर तो अपने ही बहुत सारे खुरपेच है, अपने ही बहुत सारी प्रतिद्वंदिता है। इस चीज को कैसे देखेंगे? देखिए विपिन जी, इसको देखने के लिए एक समझिए कि जो विपक्षी नेता हैं जो कहीं किसी स्थिति में नहीं रह गए, यानी चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो, या क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी राज्य की पार्टी हो तो वहां वो हाशिए पर चले गए हों, दूसरी बार सत्ता में नहीं आ पाए हों, और एक है दिल्ली के जो ऐसे पत्रकार हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं। तो उन पत्रकारों के लिहाज से तो सबको सब छोड़कर अपनी महत्वाकांक्षा, अरविंद जी छोड़ दें, ममता बनर्जी छोड़ दें, सब छोड़ दें और सब एक साथ आ जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारों को ये भ्रम निकालना चाहिए। अब तो बहुत टूट गया है कि वो सरकार चलाते हैं, सरकार बनाते हैं, नेता पैदा करते हैं। राजनीति करना नेताओं का काम है, हम पत्रकारों का काम विश्लेषण करना है। बहुत होगा तो आप किसी को सलाह दे सकते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिए, ममता बनर्जी अपनी ताकत से, एक महिला जो युवक कांग्रेस अध्यक्ष थी, कांग्रेस की नेता थी, अपनी पार्टी बनाती है, अपनी ताकत से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी है, जिसने कांग्रेस को शून्य कर दिया। लेकिन पत्रकार चाहेंगे कि वो खड़ी हो जाए राहुल गांधी के पीछे। अरविंद केजरीवाल अपनी ताकत से, उनके प्लस माइनस पर हम बहुत सी चीजें हैं, उस राजनीति पर चर्चा अलग करें, लेकिन अपनी ताकत से दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार 2-2 बार, पंजाब में भी सरकार बना ली। लेकिन कांग्रेस चाहेगी कि वो उनके पीछे खड़े हो जाए। नीतीश कुमार जिस आदमी का अपने राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी का दर्जा है, 3rd नंबर पे है, उनको ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई दोनों एक साथ बना दीजिए। अखिलेश यादव जो अपने राज्य में कहीं सत्ता में नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, वो तय करेंगे। तेजस्वी यादव वो तय करेंगे। सवाल यहां मुश्किल है, सवाल ये है कि जिन्होंने अपनी ताकत से लड़कर सत्ता हासिल की है राज्यों में, वो क्यों चले जाएं कांग्रेस के पीछे। ये सच है कि बिना कांग्रेस की विपक्षी एकता नहीं बन सकती, लेकिन क्या अपनी ताकत कांग्रेस को ही देना है अगर, तो ये सारे नेता क्यों निकलकर कांग्रेस से बाहर आए होते। इसमें अरविंद केजरीवाल को छोड़ दें तो सारे नेता, शरद पवार तो सोनिया गांधी के स्वदेशी विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी छोड़ के गए थे, तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ। तो ये विपक्षी एकता जैसा कुछ नहीं है, भ्रम है। ये कोई आपातकाल इंदिरा गांधी का नहीं है कि सारे देश में मुश्किल हो। सिर्फ कुछ लोगों को जो लग रहा है उसके आधार पर वो एक गोलबंदी चाहते हैं जो होती हुई नहीं दिख रही। तो सुमन जी, जो अलग अलग किरदार हैं विपक्ष के, चाहे उसमें नीतीश कुमार एक तरफ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल अपनी ताल ठोक रहे हैं, ममता बनर्जी भी उसी लाइन में थी। क्या ये भ्रष्टाचार के मामले उनको अपने ही विपक्षी साथियों से थोड़ा पीछे ले आएंगे, थोड़ा पीछे खींच देंगे? मैं अपना आपके सारे पैनलिस्ट का बात सुन रहा था जी। मैं प्रेम कुमार जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए 2004 की जब इलेक्शन हो रहा था ना, तब मैं लालकृष्ण आडवाणी के साथ स्वर्ण जयंती यात्रा में था। किसी ने नहीं सोचा था जे कैसे शरद पवार, सोनिया गांधी सब लोग एक साथ आ जाएंगे। तो कैसे पॉलिटिक्स में होता है वो सोचने के लिए आज दिन काफी नहीं है। मैं पहले भ्रष्टाचार के बारे में बात करूं, क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात बिल्कुल वो भी रखिए। यहाँ पे सौरभ सिक्कर जी है। 2021 में बंगाल में एक चुनाव हुआ था, वहां में 144, आई एम कोटिंग द फिगर, 144 आदमी को तृणमूल से लाकर बीजेपी का टिकट दिलाया गया था, और उनमें से कम 20 ऐसे आदमी थे जिसके खिलाफ ये टीचर जो आप स्क्रीन पे दिखा रहा है उसका मुकदमा चल रहा था। तो आप क्या मानेंगे, इसके बाद कोई सोचेगा जो बीजेपी भ्रष्टाचार के लिए ठीक है। सौरभ सिकदर यहाँ पे है, तो सौरभ सिकदर जिस जिला से अफसरबाद थे, बर्धमान से, मैं नाम करके बता दूंगा कितने लोग जो तृणमूल के एमएलए थे जिनको बीजेपी ने टिकट दिलाया, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था, विश्वजीत दास। और सौरभ शायद अपने दिल से उसको अपोज भी नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग हर वक्त एक नैरेटिव निर्माण करते हैं जो बीजेपी एक महान पार्टी है और ये सारा दिन चलता रहेगा।
ऐसे भ्रम में नहीं जाना नहीं, देखिए नैरेटिव, देखिए एक मिनट यहाँ पर, ठीक है बीजेपी की इस समय, नहीं ठीक है, ये मैं जवाब देना चाहता हूँ। विपिन जी आप तो दिल्ली में बैठे हैं, थोड़ा सा मेरा बात सुनिए। आप लोग तो सारे अमित शाह के बात दिखाते रहे जी, अब की बार 200 पार, तो बंगाल में क्या हुआ तब आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? नहीं देखिए सुमन जी मैं आपको बताऊं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर देखिए बंगाल में है ना, ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत लोगों ने दिया ना। बात होती है कि हम सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, अगर सिर्फ बीजेपी की बात होती तो क्या ममता सरकार होती बंगाल के अंदर? नहीं होती, है ना, प्रचंड बहुमत के साथ। यही तो लोकतंत्र की ताकत है, लोगों ने चुना तो सत्तासीन है। बीजेपी को 2 बार अगर प्रचंड बहुमत दिया है लोगों ने तो दिया है। ये आपको नहीं पता है क्या चीज? जो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं वो 70 साल ने कांग्रेस को आपको सिखाया। जो आप बात टालना चाहते हैं वो कांग्रेस ने आपको सिखाया। वो गुलामी है भाई। ये क्या सिखाया सर कांग्रेस ने? क्या सिखाया कांग्रेस ने? कहाँ है कांग्रेस, है कहाँ अभी बात सुनने के लिए? नहीं जो आप सुनने मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। विपिन जी, लोकतंत्र एक पार्टी के साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, कोई एक पार्टी कैसे सिखाएगी सुमन जी लोकतंत्र में तो यही तो है, सबका मौका है। मैं बोलना चाहता हूँ एक लाइन का, यही मानसिकता गुलामी की तरफ ले जाती है। आजाद हिंदुस्तान में नहीं, मुझे लगता है आप थोड़ा गलत बोल गए सुमन जी। पार्टी का थोड़ी ना होगा, पार्टी तो आती नहीं, पर कोई एक पार्टी कैसे, कोई एक पार्टी, अच्छा चलिए जूही बैठी है, चलिए एक महिला है आज हमारे बीच में, जूही, कोई किसी एक पार्टी से लोकतंत्र हो सकता है क्या? कोई एक पार्टी लोकतंत्र सिखा सकती है क्या? ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी मैं आपको बात में आती हूँ। पहले तो मैं वो बताऊँ आपको, 2021 से पहले जब हम लोग नेशनल न्यूज में बैठते थे, ये डिबेट शो बहुत ज्यादा होता था, तो सारे बीजेपी के फॉर्म में सब दिखाया जाता था और टीएमसी के खिलाफ दिखाया जाता था। उसमें 2 बात हमेशा आता था, एक तो ममता बनर्जी और तुष्टीकरण की राजनीति करती है, दूसरी बात है कि बीजेपी 200 पार कर ही लेगी इस बार। फिर भी जीत गई ना, फिर भी जीती ना। आज हम लोग उसी टाइम भी बोले थे कि जिसके साथ बंगाल की जनता का जन संयोग बस बात खत्म हो गई, देश की जनता जिसे चुनेगी वो रहेगा, है लोग उनके साथ ही रहेंगे। जिन्होंने बंगाल में इतने सोशल वेलफेयर किया है उनके नाम ममता बनर्जी है। 2021 में हम लोगों ने बीजेपी को दूर चटाई थी और दीदी आपके वार्ड में भी लोग वोट नहीं डाल पाए। आप जहां से काउंसिलर हो आपके वार्ड में भी लोग वोट नहीं डाल पाए। अगर उन्नयन के ऊपर आप पे इतना कॉन्फिडेंस है, लोगों को वोट क्यों नहीं देने देते? चलिए नहीं सिकदर साहब, बात ये नहीं थी, यहाँ तो सवाल इतना था क्योंकि बात आ रही है कि कांग्रेस ने सबको लोकतंत्र से सिखाया, बीजेपी सब गलत करती है, ये सब तो ऐसा थोड़ी है। बीजेपी को भी तो चुना है ना लोगों ने, मोदी साहब को वोट दिया है ना, लगातार 2 बार प्रचंड बहुमत दिया है। यहाँ ममता बनर्जी को मिला है, 60 साल 70 साल कांग्रेस रही है, तो ये तो लोगों ने किया है ना, कोई पार्टी कैसे कर सकती है? मोदी साहब हरा जिंदगी रहेंगे। जो आप लोग बोल रहे थे ना कि कोर्ट में जाके क्यों तृणमूल चैलेंज कर रहे हैं, मेरे को अभी भी होती नहीं। देखिए सर, बहुत सारा समय देखा है, देश की आजादी के 75 साल हो गए और उस 75 साल एक लंबा समय होता है। देश ने इमरजेंसी से लेके 2022 सब देखा है। बंगाल ने भी अलग अलग काल देखे हैं, क्योंकि आप सब लोग बंगाल से बैठे हुए हैं। बंगाल में भी राजनीति का ग्राफ इतना बड़ा बनेगा अगर आप बनाएंगे कि अलग अलग तरीके का, ऐसा लगता था कि कम्युनिस्ट कभी हटेंगे ही नहीं, लेकिन हटे ना। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं, अच्छी है चर्चा, अच्छी हो रही है, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुमन जी थोड़ा शांत। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में आज बात हो रही है पश्चिम बंगाल की और बड़ी अच्छी बहस लगातार चल रही है। सभी मेहमान हमारे साथ हैं। अब चूंकि समय कम रहेगा अंतिम में इस सेगमेंट में, तो थोड़े से क्विक जवाब सबसे चाहेंगे। तो प्रेम जी, अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं कि देखिए अब जो अगला चुनाव, मैं बंगाल के लिहाज से बात कर रहा हूं कि जो अब अगला बड़ा चुनाव है वो तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही होने वाला है। अब अगर उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों पार्टियां, बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगी और टीएमसी के पास जो फिलहाल ग्राउंड है उसे नहीं छोड़ना चाहेगी। अगर हम देखें तो ठीक है, विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई, अपनी सरकार नहीं बना पाई, लेकिन उसने जो प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है, बहुत शानदार है, जहां वो थे और जहां से वो पहुंचे। अच्छा, उससे पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनका प्रदर्शन शानदार था, 18 से ज्यादा सीटें वो लेकर आए।
लोकसभा की। तो अब 2024 में इन दोनों पार्टियों के बीच कैसा द्वंद्व रहेगा? क्या बीजेपी का ग्राउंड और बढ़ता हुआ नजर आएगा जैसा प्रदर्शन विधानसभा में हुआ है? हम जानते हैं दोनों चुनाव का मामला अलग अलग रहता है, या वो अपनी 18 की लीड को और बढ़ाती हुई दिखेगी? विवेक जी, ऐसा है कि जिस आधार पर आप बीजेपी के प्रदर्शन को बंगाल में शानदार बता रहे हैं, उस आधार पर उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन शानदार नहीं है। विधानसभा चुनाव 57 सीटें बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में। बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है और जो 39 सीट्स आउट ऑफ 40 बीजेपी ने लोकसभा में जीती थी, अब इस बार डबल डिजिट भी नहीं पहुंच पाएगी, महागठबंधन बन चुका है। तो उसकी भरपाई का जो टेंशन है, अगर ऐसे महागठबंधन दूसरे प्रदेशों में भी बने, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि महागठबंधन में कह रहा हूं, सिर्फ एसपी नहीं कह रहा हूं, या दूसरे प्रदेशों में बने, तो इसका प्रेशर जो होगा, जो सीटें घटेंगी, वो बीजेपी कहां से मेंटेन करेंगी। तो बंगाल में उस बात की लड़ाई है, क्योंकि बंगाल में अच्छे प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन सो कॉल्ड रूप में मैं कहूंगा के बावजूद जो लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन था उसको रिपीट करना मुश्किल होगा, और वो हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे उसमें भी साबित होगा। उसमें अगर बीजेपी साबित करती है कि उसका प्रदर्शन पिछले निकाय चुनाव से बेहतर हुआ है, तो बीजेपी उम्मीद कर सकती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि यह प्रेशर लेकर के बंगाल जो है उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि अपना पुराना प्रदर्शन भी बचा सके। ये लड़ाई उनको लड़नी पड़ रही है, लड़नी होगी। हर्षवर्धन जी एक बात कह रहे थे कि पत्रकारों की एक बिरादरी ऐसी हो गई है, उसमें हो गया, वो अभी समय बिगाड़ देगी चीज, वो समय बिगाड़ देगी, रहने दीजिए उसको, छोड़ते नहीं। आपने अच्छे लेवल पर छोड़ा है, आपने एक अच्छा समीकरण बताया चुनाव का कि 2024 में आपको क्या तस्वीर दिख रही। सिकदर साहब हाथ उठा रहे थे, मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आपका गणित क्या कहता है? नहीं, देखिए, अभी कहें कि चुनाव के लिहाज से कोई गणित कहना, वो मैं अभी अनुमान नहीं लगाऊंगा, ज्योतिषी होना हो जाएगा। लेकिन एक बात तो जरूर है ना कि जिस बंगाल में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक नहीं रुक रहे हैं, सांसद नहीं रुक रहे हैं, कोई जाने वाला नहीं है, भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया है, आज दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बंगाल के लोग खड़े हैं। और अगर इतने कार्यकर्ता उसके पास हैं जो आज दिख रहे हैं, जबकि मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता भी उसमें, लेकिन अगर मैं मान लूं कि वो कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के थे, तो निश्चित तौर पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित सफलता हासिल कर सकती है। ठीक है, ठीक है। सौरभ सिकदर साहब, क्या ये आपका प्रदर्शन या टीएमसी सरकार को घेरना, एक देखिए पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल मोटिव के साथ ही काम करती है, 2024 को लेकर आप आम जनता के बीच ये पूरा संदेश लेकर जा रहे हैं, क्या लक्ष्य? देखिए 2024 का जो चुनाव होने वाला है, ये देश को एक सशक्त प्रधानमंत्री देने का चुनाव होगा, जहां पे मोदी जी का मुकाबला में कोई चेहरा ही नहीं है। और जहां तक हमारा बंगाल के बात है, ये वही चुनाव जीतते हैं जो मार धाड़ के लोगों को वोट देने से विरत रख के जो चुनाव होता है, जैसे हमने कॉर्पोरेशन चुनाव और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में देखे हैं। जूही दीदी यहाँ बैठे हैं, उसके खुद के वार्ड में लोग वोट नहीं दे पाए, आम आदमी वोट नहीं दे पाए। तो अभी लोकसभा का चुनाव में हमारा सीट तो बढ़ेगा ही, बंगाल से भी बढ़ेगा, और पूरा देश में हम 300 से ऊपर सीट लेके फिर से सरकार बना रहे हैं। ठीक है जूही जी। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी 2024 में सौरभ दा जो यहाँ पर बैठे हैं बोल रहे हैं लोग वोट नहीं दे पाए। 2021 में सेंट्रल फोर्स के साथ वोट हुआ, तो उसमें अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, इतने बड़े बड़े लीडर, सारे मंत्री दिल्ली से आ गए, और चुनाव मैदान में इतना भीड़ था, सबको देख के लगा कि अरे बाप रे, हमारा तो बीजेपी इस बार 200-250 सीट लेके आएगा। और देखिए रिजल्ट, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद क्या निकला। तो लोगों का भीड़ कोई मैदान में देख के आप नहीं इसको पकड़ सकते हैं कि आपके साथ कितने लोग हैं कितने नहीं है। दूसरी बात तो है, सौरभ दा अभी बोल रहे थे लोग वोट नहीं दे पाए, तो उसको पकड़ के ले आ सकते थे कम से कम। उसको प्रेस मीडिया इतना एक्टिव है, कहाँ निकलने देते थे? सोशल मीडिया पहले से तो धमकी चालू हो जाते थे दीदी। वीडियो आपके पास है, किसी ने बताया कि वोट नहीं दे पाए? ये बेबुनियाद आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। आपका दहशत का माहौल जो कॉर्पोरेशन चुनाव में बंगाल में बना के रखी थी ये टीएमसी, और पुलिस का क्या रोल था वो तो आज भी दिख गया। तो लोग कैसे वोट देने आएंगे? कोई फ्यूचर यहाँ पर नहीं है। कोविड के टाइम 2 साल तृणमूल कांग्रेस ने जो सर्विस दिया है, वो आपके बीजेपी के कोई भी लीडर बाहर नहीं निकले घर से, कोई भी रास्ते में नहीं
मीडिया की वजह से बोल रहे हैं। मीडिया में अगर आप लोग जिंदा है, लेकिन जमीन पे भी आके काम कीजिए, तब लोगों को पता चलेगा बीजेपी कुछ है। आज बीजेपी लोगों को वोट देने दीजिए ना, लोगों को वोट देने दीजिए, लोगों को चुनने दीजिए, और किसको जिताएगा। लोगों को वोट ठीक है, रखते हैं। ठीक है सुमन जी, एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा यहाँ पे, और चूंकि आप बंगाल से ताल्लुक भी रखते हैं, कि ऐसा क्या है बंगाल में, क्योंकि ये आज भी हमने वो देखा, बिना हिंसा के कोई चीज कभी होती नहीं है। क्यों ये चुनावी हिंसा, ये राजनीतिक हिंसा बंगाल जैसे राज्य में उसका पीछा नहीं छोड़ रही, जबकि हम बहुत आगे निकल आए। अब तो कम्युनिज्म वाला टाइम भी गया। आपने जो शब्द उच्चारण किया विपिन जी, वही इसका कारण है। ये जो लेफ्ट का लिगेसी है, आप अगर देखेंगे दोनों जगह पे ये संघर्ष होता रहता है, केरला और एक बंगाल। ये जो लेफ्ट का लिगेसी है, ये पॉलिटिकल वायलेंस से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत शर्मनाक बात है कि बंगाल ने अभी तक उससे निकाल नहीं पाया। लेकिन मैं आपका बड़ा क्वेश्चन में जो आता हूं, 2019, 21 और 24 बीजेपी का जो बंगाल में चांस और वोट शेयर है, आपको याद रखना पड़ेगा कि वो वोट शेयर लेफ्ट से डायरेक्ट आया है। लेफ्ट का जो मेजोरिटी हिंदू रेफ्यूजी वोट है, वो चौक एंड ब्लॉक बीजेपी के पास गया था। ऐसे बहुत सारे बूथ भी थे जहां पे लेफ्ट का पोलिंग एजेंट भी लेफ्ट को वोट नहीं दिया। तो 2024 में क्या होगा, ये पूरा डिपेंड करता है। ये जो एंटी ममता वोट है, जो अभी बीजेपी के पास है, वो लेफ्ट के पास वापस चला जाएगा या बीजेपी के पास रहेगा, इसके ऊपर पूरा इक्वेशन रहता है। आप अगर देखेंगे, लेफ्ट, इट इज अ फाइट ऑफ बिटवीन लेफ्ट एंड बीजेपी, हु विल होल्ड दिस 22% वोट जो लेफ्ट के पास से बीजेपी के पास गया था। और मैं आपको सीट के बाद सीट एग्जाम्पल देके नहीं तो आप ठीक है आपका एक एनालिसिस होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि क्या लेफ्ट के पास जाएगा कि क्या बीजेपी के पास रहेगा, तो क्या कारण आपको लगता है कि लेफ्ट के पास चला जाएगा? वो ऐसा क्या कर रहे हैं? क्योंकि महंगाई और जो दूसरे सारे इशू है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी के खिलाफ काफी रोष है, वो अगर लेफ्ट इनकैश कर सकता है तो वो वोट बीजेपी से लेफ्ट के पास वापस जा सकता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है जो पेट्रोल डीजल का कीमत या गैस का कीमत जो बीजेपी को वोट दिया उसको चूक नहीं रहा है, तो ये लेफ्ट के पास वापस जा सकता है। 2024 माना दूर नहीं है, लेकिन इतना भी पास थोड़ी है कि तब तक ये चीजें चलेंगी। और हम सब जानते हैं कि इसमें बहुत सारा हिस्सा एक्सटर्नल है, जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है। 2023 में बंगाल में एक पंचायत इलेक्शन है, जहां पे आपको बंगाल की 77,000 बूथ में आपको अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। वहां पे अगर लेफ्ट बीजेपी से आगे चला गया, क्योंकि लेफ्ट का एक पुराना स्ट्रक्चर है, तो बीजेपी के लिए मुश्किल है। ठीक है, सौरभ सिकदर साहब कुछ कहेंगे आप इस पे? ना, बिल्कुल कहेंगे। देखिए, पंचायत चुनाव फ्री एंड फेयर होगा, और लोग अगर अपना वोट डाल पाएंगे, कैंडिडेट नॉमिनेशन कर पाएंगे। पिछले पंचायत चुनाव में सुमंदा भी बोलेंगे कि कैसा हिंसा हुआ था, तो पंचायत चुनाव में हम तृणमूल को धराशायी कर देंगे। हमारा 2024 के लिए रास्ता और खुल जाएगा। लेकिन मुश्किल यही है, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है, लोगों ने तो आपको 200 से ऊपर सीट से जिताया है, लोगों को वोट क्यों नहीं डालने देते हो? लोगों को वोट डालने दो। ये बंगाल और केरल छोड़ के सुमंदा जो बोला, कहीं पे कोई विरोधी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अपना वोट नहीं दे पाया। उत्तर प्रदेश बोलिए, मध्य प्रदेश बोलिए, महाराष्ट्र बोलिए, दिल्ली बोलिए, कहीं पे भी जो गणतांत्रिक अधिकार है उसको नहीं किया जाता। यही बंगाल और केरल है, क्योंकि एक कहावत है ना कि ममता बनर्जी सीपीएम का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, तो इसीलिए सीपीएम का जितना खराबी था उसने अपने आप में ढाल लिया। तो जूही, ये एक बहुत सीरियस सवाल है, और बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, लेकिन क्योंकि देश का हिस्सा है बंगाल और बड़ा प्रबुद्ध राज्य है, बहुत अच्छी चीजें उस राज्य से इस देश को मिलती है, हमेशा मिलती आई हैं। लेकिन ये हिंसा वाली जो बात है, ममता बनर्जी जब आई थी तो एक उम्मीद जगी थी कि एक महिला हैं और वो अलग ढंग से चीजों को करेंगी, लेकिन लगभग वही लेफ्ट की स्टाइल में उनका शासन करने का तरीका है। थोड़ी ऑर्थोडॉक्सी नजर आती है, एक थोड़ा सा कठोर अप्रोच नजर आती है, और हिंसा उसका एक हिस्सा बनती है। पहले तो मैं आपके जवाब तो दे रही हूँ, लेकिन उनसे सौरभ दा से वो एक बात बोलना चाहूंगी। नाच जाने आंगन तेरा, ये तो सबको पता है।
2021 में आपका सेंट्रल फोर्स क्या कर रहे थे यहाँ पर बंगाल में? इतने लाखों सेंट्रल फोर्स आके लोगों फिर भी वोट नहीं डाल पाए। 2021 में आपको जीता दिया 200 सीट, उसके बाद कॉर्पोरेशन में लोग क्यों नहीं वोट डाल पाए? कि हम लोग वोट नहीं डाल पाते हैं तो वोट के टाइम चुनाव चले जाते हैं, उसके बाद आपको याद आता है। जब चुनाव के टाइम हम लोग वोट नहीं डाल पाते तो आपको लोगों का कोई कंप्लेंट नहीं होता है कि हम वोट नहीं डाल पाए, लेकिन बाद में आप लोगों को क्रिटिसाइज करना है तो आपको दल को कीजिए ना। अभी भी आपके पार्टी ऑफिस के अंदर आपके कर्मियों में मारामारी हाथापाई का खबर आता है, रेगुलर वीडियो वायरल होते हैं। संगठन को देखिए, पहले आपका जो गांव में जो संगठन नहीं है, आप लोग जो नॉमिनेशन फाइल नहीं कर पाएंगे, आपका कैंडिडेट भी नहीं है इतना बूथ के लिए पंचायत में, तो पहले वो सब ठीक कीजिए ना। अपना दल को पहले देखिए। पिछले पंचायत चुनाव में हमारा कैंडिडेट का हत्या भी कर दिया गया, आप शायद ये जानते हैं। जी ठीक है क्विकली अब नहीं, ये तो आपसी बहस में चला जाएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्विकली इस समय बीजेपी की क्या अप्रोच होगी, आपको क्या दिखता है? देखिए, बीजेपी ने बहुत किला लड़ाया, लेकिन बंगाल वो उस तरीके से या उस ढंग से फतेह नहीं कर पाए जिसकी वो उम्मीद रख रहे थे। अब वो क्या चीज में आगे सुधार करते हुए बढ़ेंगे कि जो लक्ष्य 2024 के लिए तय करें वो उन्हें मिले? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सचमुच एक बड़ा संकट है कि कोई एक बड़ा चेहरा जो स्थायी तौर पर उनकी अगुवाई करे। और शुभेंदु अधिकारी भले ही उनके ऊपर आरोप लगाए, भले ही ये कहें कि ममता बनर्जी के साथ थे, लेकिन वो उस तरह से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा एक बड़ा संकट है, जैसे अभी आपने बहस में भी देखा कि बार बार वो ऐसे कहते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी में कोई बाहर से जाकर बंगाल में राजनीति कर रहा हो, जबकि जो बंगाल भाजपा के नेता हैं वही वहां राजनीति करते हैं, लेकिन वो बार बार ममता बनर्जी कहती हैं, तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बाहर की पार्टी है। तो उस छवि से उसको बाहर निकलना पड़ेगा, वहां जिसको कहते हैं ना कि लोकल कनेक्ट, उसकी बात ज्यादा करनी पड़ेगी। ये दो मुद्दे हैं, अगर इसको भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया तो निश्चित तौर पर जहां जिसको कहते हैं ना कि 70 से और 220 इसके बीच का जो फासला है वो फासला वो तय कर सकती है, उसकी संभावना है, वहां जमीन है। ठीक है, चलिए, तो ये 2024 की कुछ ग्राउंड रियलिटीज हम कह सकते हैं दोनों पार्टियों के लिए। देखिए, क्योंकि आखिरकार जो लड़ाई है वो किस लिए है, आखिरकार ये सारा कुछ संघर्ष जो किस लिए, वो है सत्ता के लिए। सत्ता लोगों की सेवा के लिए भी, सत्ता शक्ति के लिए भी, और चूंकि ये लोकतंत्र है तो इसमें इसी तरह का बैलेंस चलता रहता है, शक्ति और सेवा का संतुलन भी सत्ता रहता है। अब यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मजबूत नजर आती है तो बीजेपी अपनी कोई कोर कसर रखना नहीं चाहती है। इस टसल में जीत किसकी होगी ये थोड़ा वक्त में जैसे आगे बढ़ेंगे पता चलता रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा बैटल ग्राउंड है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और यहां से ऐसी खबरें लगातार आती रहेंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आज आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।